नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं निरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 4 जनवरी है और आज हम 4 जनवरी के करंट अफेयर को देखेंगे। यह करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। दोस्तों आप पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पर तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का पहला सवाल है दोस्तों, चुनाव आयोग का मिशन, ठीक है, चुनाव आयोग का मिशन 929 क्या है? आपको बताना है कि चुनाव आयोग का जो मिशन है 929 क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन ए क्या है। ऑप्शन ए है दल बदल कानून बनाने हेतु। ऑप्शन बी त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान करना। ऑप्शन सी धन बल बाहुबल को रोकने हेतु। ऑप्शन डी 2023 में लोकसभा और विधानसभा एक साथ कराने हेतु। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। देखिए यदि आपको पता रहता है तो आप भी बता दीजिए कमेंट में साथ साथ, और यदि नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम तो है आपके लिए ही। ठीक है, तो चुनाव आयोग का मिशन 929 क्या है, तो देखिए क्या है। त्रिपुरा में हाल ही में चुनाव होगा कुछ समय में, तो वहां जो है 90% से अधिक मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग का ये मिशन है। ठीक है, 90% से अधिक। ठीक, देखिए त्रिपुरा में इसी साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। मतदान को 90% से ऊपर ले जाने के लिए आयोग मिशन 929 पर काम करने जा रहा है। ठीक है, इसके लिए 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। देखिए कितना मतदान केंद्र है और इन सभी मतदान केंद्रों पर फोकस किया जाएगा ताकि 90% से अधिक वोटिंग हो। ठीक है, इससे पहले जो 2018 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, वहां इन बूथों पर 89% से कम मतदान दर्ज किया गया था। देख लीजिए 89% से कम है, लेकिन अब उसको 90% से अधिक करने का चुनाव आयोग का लक्ष्य है। ठीक, अब मतदान बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान के अलावा चुनाव अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों से मिलेंगे और उनसे वोट डालने की अपील करेंगे। तो अच्छी पहल है चुनाव आयोग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डीआरडीओ, डीआरडीओ का फुल फॉर्म्स होता है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो कौन सा स्थापना दिवस है? 64वां, 66वां, 68वां, 65वां? ठीक है, ध्यान रखेंगे 1 जनवरी। ठीक, 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 65वां। ओके, देखिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 1 जनवरी 2023 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। डीआरडीओ का स्थापना दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक समीर वी कामत को डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया। देखिए पूछा जाता है एग्जाम में कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप बता देंगे इसको आराम से, समीर वी कामत है ना। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सभी जितने भी प्रमुख हैं सबको आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, भारत के नवीन जो वर्तमान जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कौन है? तो अनिल जी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबको याद करना पड़ेगा। देखिए यह साल 1958 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1958 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है, तो इसे आप याद रख लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी, ठीक है, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के आप टेलीग्राम में सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी ये टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ पे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। देखिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक में जो केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह,
यहाँ पे केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखिए, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। यह देश के केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का छठा CDTI होगा। ठीक है, CDTI का मतलब है केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान। CDTI का देवनहल्ली केंद्र पड़ोसी राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की फॉरेंसिक जरूरतों को पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कितने बहुमत से बरकरार रखा नोटबंदी का फैसला? ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो उसकी जो सरकार है नोटबंदी किए थे। इसका मतलब ये था उस समय जो 2000 का जो नोट चल रहा था, ठीक है 2000 बोल रहा हूँ मैं, 1000 का जो नोट चल रहा था उसको बंद कर दिए थे। इसके साथ ही साथ 500 का जो पुराना नोट था उसको बंद कर दिए थे। तो इस तरह से 1000 रुपया और 500 रुपया के नोट को इन्होंने बंद किया था। फिर उसके जगह पे नवीन नोट लाया गया, 500 का नवीन नोट लाया गया था, फिर 2000 का नवीन नोट लाया गया था। ठीक है, और बाद में बहुत सारे याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ कि सरकार का जो फैसला था वो गलत था, उस पर प्रशिक्षण क्या सुनवाई किया जाए। ठीक है, उसकी जो वैधता है उसका या फिर लीगल है नहीं है, कहीं गवर्नमेंट जल्दबाजी में तो ऐसा काम नहीं कर दिया, या उसके पीछे गवर्नमेंट का क्या मंशा रहा है, RBI से विशेष रूप से विचार विमर्श हुआ कि नहीं हुआ, इन सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा याचिका दायर हुआ था। तो इसी का सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई किए, और सुनवाई करने के दौरान जो है सरकार का जो नोटबंदी का फैसला था उसको सही माना गया है। ठीक है, तो इसमें जो है ना कुल 5, ठीक है, संविधान पीठ, ध्यान रखेंगे दोस्तों, संविधान पीठ के 5 जज जो शामिल थे। ठीक है, अब 5 जज में 4:1, ध्यान रखेंगे 4:1 के बहुमत से नोटबंदी के फैसला को सही माने हैं। ठीक, देख लेते हैं। और ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के 2016 में, ध्यान रखेंगे कब हुआ था, तो नोटबंदी तो 2016 में हुआ था, 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसला को बरकरार रखा है। ठीक है, कितना याचिका गया था देख लीजिए, 58 याचिका गया था और सबको खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस विचार को स्वीकार किया कि नोटबंदी से पहले केंद्र और RBI के बीच विचार विमर्श हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन बना है? तो यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन बना है? तो देखिए, जर्मनी, फ्रांस, क्रोएशिया, बेल्जियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोएशिया। ओके, देखिए, यूरोपीय देश क्रोएशिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। ऐसा करने वाला यूरोपियन यूनियन का 20वां देश बन गया है। समझ गए, मतलब ये है कि उसकी करेंसी को अपनाने वाला, ठीक है, ये 20वां देश है। और क्रोएशिया जो है ना अपनी करेंसी को छोड़ दिया, वर्तमान जो करेंसी का चल रहा था उनको वो छोड़ के सीधा सीधी यूरो को अपना लिए है। ठीक, बाल्कन कंट्री क्रोएशिया एक दशक पहले EU में शामिल हुआ था, लेकिन अब यूरो जोन में शामिल हो गया। मतलब यूरो जोन में वे दो देश शामिल है दोस्तों जो यूरो को अपना रहे हैं, यूरो करेंसी को। जैसे हमारे यहाँ भारत में रुपया चलता है, ठीक है, वैसे ही यूरोप में यूरो चलता है। तो यूरो को अपनाने वाला क्रोएशिया जो है 20वां देश है। ठीक, 1 जनवरी 2023 की आधी रात से क्रोएशिया ने अपनी कुना मुद्रा, देखिए पहले कौन सा मुद्रा चलता था, तो कुना मुद्रा को अलविदा कह दिया। इसके साथ ही क्रोएशिया शेंगेन जोन में भी प्रवेश कर गया है। शेंगेन जोन दुनिया की सबसे बड़ा फ्री वीजा जोन है, ध्यान रखेंगे। शेंगेन जोन क्या है, तो फ्री वीजा जोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश का कॉफी निर्यात 2022 में कितना लाख टन है? तो कॉफी निर्यात कितना है, देखिए निर्यात का मतलब होता है कि जैसे व्यापार होता है ना, तो भारत सरकार जो है देश के बाहर भी व्यापार करते हैं। तो या फिर बोला जाए यहाँ का जो माल है, वस्तु है, सेवा है, बाहर की ओर निर्यात भी होता है। तो निर्यात जो है वो कितना है कॉफी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 लाख टन। ठीक है, देखिए, देश का कॉफी निर्यात वह 2022 में 1.66% बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 4 लाख टन हो गया है। कॉफी बोर्ड ने यह जानकारी दी है। भारत
कॉफी का एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। मतलब यदि हम एशिया की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन भी होता है और साथ ही साथ निर्यात भी होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी आप पढ़ लेंगे दोस्तों, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है खास। देखिए, दिसंबर 2022 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की पहली बैठक 2022 कहां आयोजित हुई है? ठीक है, पहली बैठक आपको पता होगा कि 1 दिसंबर से जो भारत है G20 के अध्यक्षता करेंगे 1 साल के लिए, तो 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक, ठीक है। 1 दिसंबर 2023 से, सॉरी 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जो है G20 के अध्यक्षता करेंगे। इसी के तहत जो है, इसकी जो पहली बैठक है जो कि वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक है, ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो दिल्ली में, सॉरी नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, भुवनेश्वर में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर, बताइए, सी, बेंगलुरु। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे बैठक का ही तस्वीर है एक। चलिए आगे देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका 8वां संस्करण 21-24 जनवरी 2023 के मध्य भोपाल में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 8वां कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 से संबंधित, ठीक है। तो 2023 में यानी कि 21 और से 24 जनवरी के मध्य 8वां संस्करण चलेगा मध्य प्रदेश में, भोपाल में, और इसका पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो आपको बताना है कथन एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। ओके, आप देख सकते हैं ये। देखिए, कहाँ आयोजित होगा? तो भोपाल में होगा। कब होगा? तो 21 से 24 जनवरी 2023 को होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है ना। इसका विषय क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृत काल की ओर अग्रसर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट विषय है इसका। अमृत काल का मतलब आपको पता होगा दोस्तों कि भारत जो है आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है। इसी को अमृत काल के तहत अमृत उत्सव के तौर पे मनाया जा रहा है, ठीक है। तो आजकल भारत में जो भी होता है तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ही किया जाए। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? ठीक है, टीका का बात हो रहा है दोस्तों, यानी कि वैक्सीन, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहले टीके को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ओके, देखिए, अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है। यह अमेरिकी, ध्यान रखेंगे इसको, अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए बनाया गया है। किससे बचाव के लिए बनाया गया है? तो एक अमेरिकी फुल ब्रूड रोग है, ठीक है, एक प्रकार की बीमारी है जिसे बोला गया है अमेरिकी फुल ब्रूड। इससे जो होने वाली मौत है उससे बचाने के लिए इस टीके का निर्माण किया गया है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बायोटेक कंपनी डालन एनिमल हेल्थ द्वारा विकसित मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के लिए सशर्त लाइसेंस दिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, यह टीका शुरू में वाणिज्यिक मधुमक्खी पालकों के लिए उपलब्ध होगा और इसका उद्देश्य बैक्टीरियम पेनिबेलिसस लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फुल ब्रूड बीमारी से बचाव करना है। मतलब देखिए क्या होता है, जो मधुमक्खी पालक जो है ना, उसके में एक बीमारी हो जाती है जिसे बोला गया है अमेरिकी फुल ब्रूड रोग, और ये जो रोग है बैक्टीरियम पेनिबेलिसस लार्वा के कारण होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जल विजन 2047, ठीक है, जल विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी से 2 दिवसीय, ध्यान रखेंगे, 5 जनवरी से 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश, ध्यान रखेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो है जल विजन 2047 विषय पर, ठीक है, अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये प्रथम है ना, प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन है, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, मेन जल संरक्षण, ठीक है,
और मतलब 2047 जल की जो कमी है या जल से संबंधित जो संकट है उसको दूर करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन, G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को कहां होगी? देखिए दोस्तों, पहली बात, ये G20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रख लेंगे। आपको पता होगा कि दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक के लिए भारत जो है G20 का अध्यक्षता करेगा, और भारत जो है G20 का एक सदस्य देश भी है। ठीक है, तो इस बार भारत को मेजबानी मिला है, तो ध्यान रखेंगे। तो 31 जनवरी को पहला बैठक होगा G20 का, ये जो है कहाँ होगा आपको बताना है। तो देखिए ये जो है पुडुचेरी में होगा। ठीक है, देखिए पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर, ध्यान रखेंगे पुडुचेरी की उपराज्यपाल कौन है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे उपराज्यपाल क्यों लिखा गया है, राज्यपाल क्यों नहीं लिखा गया है। तो देखिए राज्यपाल जो होता है राज्यों का होता है, ठीक है, और उपराज्यपाल जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए होता है, जहां पे विधानसभा चुनाव होता है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। ओके, और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां पे प्रशासक नियुक्त किया जाता है, ध्यान रखेंगे। देखिए जो उपराज्यपाल है तमिलिसाई है ना सौंदरराजन ने कहा कि G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को पुडुचेरी में होगी। उन्होंने एक कार्यक्रम में G20 बैठक का लोगो जारी किया, ध्यान रख लेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, जो केंद्र सरकार का जो योजना है, मतलब ये है कि G20 के बहुत सारी बैठक जो है भारत के अलग अलग राज्यों में होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्यों की संस्कृति को, उसकी सामाजिक चीजों को दिखाना। ठीक है, इससे क्या होगा, भारत के कल्चर को विदेशी लोग भी देखेंगे और समझेंगे, भारत को पहचानेंगे। ठीक है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना भारत के अलग अलग हिस्सों में G20 की बैठक कराएंगे। तो उसी के तहत जो पहला बैठक होने वाला है वो पुडुचेरी में होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी होगा, ठीक, महाराष्ट्र में भी होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे राज्य है जहां पे होना है, ठीक, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। चलिए तो यहीं तक था दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।